नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए आप सभी के रिविजन्स के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से हम पिछले साल की तरह इस बार भी स्टैटिक एमसीक्यूज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को। तो लेते हैं पहला प्रश्न है, संविधान के आधिकारिक भाषा प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंदी को मूल रूप से संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। दूसरा, राज्यों को उनकी विधायिकाओं द्वारा चुनी गई राज्य की आधिकारिक भाषा को मंजूरी देने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संचालित किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं: ए, केवल एक; बी, 1 और 2 दोनों; सी, केवल 1 और 3; या फिर डी, केवल 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 तथा कथन 3 गलत है। हिंदी को 15 साल तक यानी कि 1965 तक आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। साथ ही अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखा गया, इसलिए कथन 1 सत्य है। उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई केवल अंग्रेजी में ही संचालित होती है। राज्यों को उनकी विधायिकाओं द्वारा चुनी गई राज्य की आधिकारिक भाषा को मंजूरी देने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति भारत में नागरिकता की समाप्ति के योग्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, नागरिक पंजीकरण या देशीकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 1 साल के लिए कैद है; बी, नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई है; सी, नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा है; या फिर डी, जब एक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता का अनिवार्य समापन है यदि ए, नागरिक ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की है; बी, नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई है; सी, नागरिक ने अवैध रूप से व्यापार किया है या दुश्मन के साथ एक युद्ध के दौरान संचार किया है; डी, नागरिक पंजीकरण या देशीकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। और ई है, नागरिक लगातार 7 साल से भारत से बाहर का निवासी हो। तो जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तब अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रत्यावर्धन को स्थगित किया जा सकता है। तीसरा, संविधान राज्य विधानसभाओं को यह शक्ति देता है कि वे पुलिस बल के मूल अधिकारों को प्रबंधित कर सकती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए आपके ऑप्शंस है: ए, केवल 1, 2 और 3; बी, केवल 2 और 3; सी, केवल 2; या फिर डी, केवल 1 और 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान ये प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध, विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। हालांकि सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 1 सत्य है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है। संविधान का अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं तथा ऐसी ही सेवाओं के मूल अधिकारों के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। इस प्रकार संविधान राज्य विधानमंडल को नहीं बल्कि संसद को इस संदर्भ में सशक्त कर सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता।
दूसरा शांत रहने का अधिकार, तीसरा हड़ताल का अधिकार, चौथा मतदान की सूचना। कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1 और 4 या डी केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित स्वतंत्रताएं सम्मिलित हैं, जो न्यायालय द्वारा भिन्न भिन्न मामलों में व्याख्यायित की गई हैं। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे साकल पेपर्स वाद तथा इंडियन एक्सप्रेस वाद में दिया गया। दूसरा, जानने का अधिकार, जिसे रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में दिया गया। तीसरा, राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार, जिसे नवीन जिंदल बनाम भारत संघ में दिया गया। चौथा, मतदाता को सूचना का अधिकार, जिसे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ में दिया गया। और पांचवा, शांत रहने का अधिकार, जिसे बिजॉय इमानुअल बनाम केरल राज्य में दिया गया। इस स्वतंत्रता में बंद करने का आह्वान भारत कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार तथा हड़ताल का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं माना गया है। इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता तथा शांत रहने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में वर्णित स्वतंत्रता है। अतः विकल्प बी सही है। रुक करते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, एक राज्य जिसमें लोगों द्वारा तथा इसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सर्वोच्च शक्ति धारण की जाती है और जिसके पास एक सम्राट के बजाय एक निर्वाचित या नामित राष्ट्रपति होता है और लोगों में राजनीतिक संप्रभुता निहित होती है, एक व्यक्ति में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस धारणा को बेहतर ढंग से दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लोकतंत्र, बी गणतंत्र, सी लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर डी प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारी प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द इंगित करता है कि भारत का एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। वो 5 साल की निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। गणतंत्र का अर्थ 2 और चीजों में भी है, एक लोगों में राजनीतिक संप्रभुता का निहित होना, न कि एक राजा में, और दूसरा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, और इसलिए सभी सार्वजनिक कार्यालयों को बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खोला जा रहा है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए विषय के MCQs के साथ। तब तक के लिए जमकर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।